Hello everyone, welcome to my channel NTNet Commerce Classes. Today I will discuss सैलरी हेड के टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके पहला हम पढ़ते हैं ग्रेजुएटी एक्ट 1972. ओके ये ग्रेजुएटी एक्ट सैलरी हेड के अंदर आता है. आप सोच रहे होंगे कि ग्रेजुएटी का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है इसका मतलब होता है जब कोई एम्प्लॉई या तो वो रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके डेथ होने के बाद जो उसके रिलेटिव्स होते हैं उनको क्या मिलता है, जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनको क्या मिलता है, एक लमसम पेमेंट मिलती है उसके एम्प्लॉयर के थ्रू. ठीक है जी. जब वो रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उस एम्प्लॉयज़ को उस एम्प्लॉय के जो रिलेटिव थे, उसके जो मतलब उत्तराधिकारी थे, उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयर से एक लमसम पेमेंट मिलेगी, लमसम अमाउंट मिलेगी. उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटी बोलते हैं. और ये कौन से सेक्शन में आती है, ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10 में आती है. ओके चलो इसको आगे डिस्कस करते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि जो ग्रेजुएटी मिलती है एम्प्लॉयज़ को वो किस तरह टैक्सेबल होती है, उस पर किस तरह टैक्स लगता है. ओके ये वाला पढ़ते हैं. कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अंदर काम करता है तो उसको मिलने वाली जो ग्रेजुएटी होगी वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है जी. और ये आता है सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10 के अंदर आता है. ठीक है जी. अब हम पढ़ते हैं अदर एम्प्लॉय. अदर एम्प्लॉय कौन से होते हैं, ये कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं, ये आते हैं सेक्शन 10 और सब सेक्शन ये आते हैं सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10 और उसका भी सब सेक्शन 1 के अंदर. ओके ये वाले अदर वाले एम्प्लॉयज़ आते हैं. जो इसमें भी दो तरीके के होते हैं. कहता है कि एम्प्लॉय कवर्ड ग्रेजुएटी एक्ट, ऐसे एम्प्लॉय जो 1972 ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर आते हैं. ऐसे एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट. कहता है कि ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर नहीं आते, ये वो वाले हैं जो ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर आते हैं, ये वो वाले हैं जो ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं. चलो उसको डिस्कस करते हैं कि जो इसके अंदर आते हैं उनका किस तरह टैक्सेबल होता है. कहता है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो इस सब में सबसे कम अमाउंट होगी वो क्या होगी, टैक्स फ्री होगी. कहता है कहता है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, वो टैक्स फ्री होगी. एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो उसने एक्चुअली में जितनी अमाउंट रिसीव की ग्रेजुएटी की, या फिर 10 लाख जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है 10 लाख मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख, और या फिर 15 डेज़ की सैलरी फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ द सर्विस. ठीक है जी. 15/26 15/26. फिर कहता है कि अगर जो ईयर है वो 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसको हम क्या लेंगे, 1 ईयर ले लेंगे. जैसे कि उसने काम किया, कितने दिन काम किया उसने काम किया, ये वाला पॉइंट कहते हैं कि 5 साल और 8 महीने काम किया तो उसको हम क्या लेंगे, 6 ईयर लेंगे, 6 ईयर लेंगे. ओके फिर पढ़ते हैं. कहता है कि इसके अंदर जो सैलरी है वो क्या ली जाती है. सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए मतलब डियरेंस अलाउंस. उसके बाद पढ़ते हैं. कहता है कि जो इसमें सैलरी कौन सी ली जाती है, जो लास्ट मंथ की होती है उसको हम इसमें से लेते हैं. ओके इसमें आता है कि हमारी जो 15 दिन की सैलरी है वो किस तरह निकलती है, वो इस तरह निकलती है कि जो हमने सैलरी, जो हमारी बेसिक सैलरी और जो ये सैलरी थी लास्ट मंथ की वो वाली लेंगे, मल्टीप्लाई में 15/26. ओके और मल्टीप्लाई में करेंगे हम टाइम, क्या करेंगे, टाइम. 15/26 मल्टीप्लाई में टाइम और मल्टीप्लाई में जितनी उसकी सैलरी थी. ठीक है जी. ये कवर्ड वाले के अंदर आता है. ओके इस तरह तो इसकी थी. चलो दूसरे वाले को डिस्कस करते हैं. कहते हैं कि नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर नहीं आता. तो इसमें से जो लीस्ट होगा वो एग्जम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा. कहता है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो उसने एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव की एम्प्लॉयर से, और 10 लाख मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 10 लाख. फिर कहता है कि हाफ मंथ मतलब 15/30. इसमें क्या था, 15/26, इसमें क्या है 15/30. फिर कहता है कि एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीट ईयर सर्विस. ठीक है जी. तो इसमें क्या कहता है ये कि इसमें एवरेज सैलरी का हाफ लेगा, मतलब 15/30.
30 या फिर 1/2 भी कर सकते हैं। ओके, और इसमें सैलरी का क्या मतलब है? इसमें सैलरी का मतलब होता है कि बेसिक सैलरी जो उसे मिली DA प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके, और इसमें एवरेज सैलरी कौन सी लेते हैं? कह रहा है कि एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ की सैलरी लेते हैं। लास्ट जो पिछले, जैसे कि आज वो तो ग्रेजुएटी मिल रही है, उससे जो पिछले वाले 10 मंथ हैं उनका एवरेज निकालते हैं और फिर ये सैलरी ली जाती है। ठीक है जी। और इसमें कौन से लेते हैं? लास्ट मंथ। इसमें एवरेज सैलरी लेते हैं 10 मंथ की, 10 मंथ की। आई समझ में ग्रेजुएटी? ऐसे ही इसमें है, कहता है कि गवर्नमेंट के लिए फुल्ली, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है फुल्ली एग्जम्प्ट होगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो ये हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं कवर्ड होते हैं, ये वो वाले हैं। जो नहीं कवर होते हैं वो इसमें आएगा। जो कवर होते हैं उनमें टैक्स कैसे लगता है? कहता है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या होगी? टैक्स फ्री होगी एक्चुअल में जो रिसीव हुआ, और 10,000। कहता है कि और कंप्लीट ईयर, अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसको कंप्लीट ईयर लेंगे, और 15 में 26 मल्टीप्लाई में लास्ट ईयर सैलरी लेते हैं। ओके, और इसमें क्या है कि ये जो मैक्सिमम इसकी अमाउंट क्या होगी? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअली में जो रिसीव की, नॉट कवर्ड वाले में। कहता है कि और 10 लाख जो है लिमिट होगी इसकी। और कहता है कि 1/2 ऑफ द एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी किसकी लेंगे? 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेते हैं, 10 मंथ से निकालते हैं उसकी एवरेज सैलरी। ओके, चलो अब पढ़ते हैं। कहते हैं कि पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन, ये किस में आता है? ये आता है सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10A। ठीक है जी, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10A। ओके, चलो पढ़ते हैं। कहता है कि जो पेंशन रिसीव फ्रॉम द UNO, अगर पेंशन रिसीव की हो UNO से, तो कहता है इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ओके, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। अगर किसी फैमिली मेम्बर ने पेंशन रिसीव की, ठीक है, या फिर उसी मेंबर ने पेंशन रिसीव की जो आर्मी में लगा हुआ था, तो कहता है ये कि एग्जम्प्ट होगी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अंडर सेक्शन 10 और सब सेक्शन 19 के अंदर आता है। कहता है कि फैमिली पेंशन रिसीव बाय द फैमिली मेंबर अदर केसेस, ठीक है जी, आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो उसके एम्प्लॉय या उसकी एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उसकी, मतलब उसकी जो डिपेंडेंट थे, उस वजह से उसकी वाइफ थी, उसने उसको सैलरी वगैरह, पेंशन वगैरह मिली, तो क्या होगा? उसको किस तरह होगी? कहता है कि इट इज़ टैक्सेबल इन हैंड ऑफ द रिसिप्टेंट अंडर सेक्शन 15। अंडर सेक्शन 15 के अंदर ये टैक्सेबल होगी। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज़ अवेलेबल अंडर सेक्शन 57 के अंदर इसके स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। और कितनी है? 1/3 ऑफ सच पेंशन इज़, ये क्या कहता है कि विच एवर इज़ लोअर, 1/3 ऑफ इस पेंशन या 15,000। ओके, कहना क्या चाहता है? ये कहता है कि अगर कोई मेंबर है, ठीक है जी, अगर किसी मेंबर को पेंशन मिल रही है, उसके जो हस्बैंड था वो किसी कंपनी में एम्प्लॉय था, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसकी वाइफ को जो पेंशन मिल रही है वो टैक्सेबल होगी, लेकिन एक लिमिट होगी, इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी उसमें से। ठीक है जी, जैसे कि उसको मिल रही थी 50,000 में से कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी, उसको लेस कर ये वाली टैक्सेबल होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल घटाने के बाद। ओके, कहता है कि 1/3 ऑफ सच पेंशन, इस पेंशन का 1/3 या फिर 15,000, विच एवर इज़ लोअर, इतनी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। फिर ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है कि पेंशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इन द अदर केसेस। ठीक है जी, ये वाला है, जो ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है कि हम किस तरह पेंशन का जो ट्रीटमेंट करते हैं, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। पहले हमने ये समझना ज़रूरी होता है कि कम्यूटेड पेंशन कौन सी होती है और अनकम्यूटेड कौन सी होती है। ओके, पहले पढ़ते हैं अनकम्यूटेड पेंशन कौन सी होती है। ओके, कहता है कि दिस इज़ द पीरियडिकली पेमेंट, जिसकी पीरियडिकली पेमेंट हो जाती है, जैसे कि 3,000 इस मंथ में मिली, 3,000 अगले मंथ में मिली। ओके, तो इस तरह पीरियडिक पेमेंट हो जाती है, जैसे मंथली वगैरह। अनकम्यूटेड पेमेंट हो गई थी, अब हम कम्यूटेड पेमेंट पढ़ेंगे। कहते हैं कि लमसम पेमेंट होती है। ओके, कुछ को लमसम ले लेते हैं, कुछ को पीरियडिक ले लेते हैं, तो उसको कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। अब जो कम्यूटेड पेंशन है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? कहता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है, उसकी तो एग्जम्प्ट हो गई, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अदर एम्प्लॉय के केस में क्या होता है? कहता है कि अगर पेंशन के साथ ग्रेजुएटी रिसीव होती है, इफ़ द ग्रेजुएटी रिसीव
1/3 ऑफ द पेंशन विच ही इज़ नॉर्मली इंटाइटल टू रिसीव इज एजेंट। कहता है कि अगर ग्रेजुएटी रिसीव होती है तो 1/3 टोटल का 1/3 लेस करेंगे और वो दूसरी वाली क्या होगी, एजेंट होगी। जैसे कि उसको ग्रेजुएटी के रिसीव हुई 30,000, इसका 1/3 कितना होता है 10,000। ओके, इसको लेस करने के बाद बचा 20,000, तो ये 20,000 जो है वो टैक्सेबल होगी और 10,000 टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, ऐसे ही करते हैं। ये कहता है कि ग्रेजुएटी इज़ नॉट रिसीव, ग्रेजुएटी नॉट रिसीव, ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हुई, तो कहता है 1/2 ऑफ द पेंशन, 1/2 ऑफ द पेंशन इज़ एसेम्प्ट। तो 30,000 का आधा कितना हुआ 15,000, और 15,000 तो ये तो टैक्स फ्री रहेगी, और ये जो 15,000 इसमें से लेस कर आया ये होगी टैक्सेबल। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। इसका एक बार गो थ्रू और कर लेते हैं, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अनकम्यूटेड पेंशन इज़ फुल्ली एजेम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल एज अ सैलरी। सॉरी, जो अनकम्यूटेड पेंशन थी ना वो फुली टैक्सेबल होती है एज अ सैलरी। कौन सी होती है ये, पीरियडिकली पेमेंट जैसे मिलती है। ये किसके लिए है, कौन से एम्प्लॉयज़ के लिए है, अदर एम्प्लॉयज़ के लिए। ओके, और कम्यूटेड पेंशन में हम एजम्पशन की राशि एजेम्प्ट कितनी होगी वो कैसे निकालते हैं। कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एजेम्प्ट होती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम पढ़ते हैं ग्रेजुएटी रिसीव विद पेंशन। अगर ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है विद पेंशन के साथ तो 1/3 ऑफ द पेंशन, 1/3 ऑफ द पेंशन इज़ फ्री टैक्सेबल नहीं होगी, और अगर ग्रेजुएटी रिसीव नहीं होती है तो 1/2 टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, अगर ग्रेजुएटी रिसीव होती है तो क्या होता है, तो 1/3, अगर ग्रेजुएटी रिसीव नहीं होती है तो 1/2, हाफ मतलब कि। अब हम पढ़ते हैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न द लीव। ये होता क्या है, ये होता है जैसे कि एक संस्था है, कोई फर्म है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देती है, कुछ छुट्टियां देती है, कुछ लीव्स देती है कि आप इतने दिन की छुट्टियां ले सकते हो। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं लेता है, ठीक है जी, तो उनको जो उसके एम्प्लॉयर होते हैं वो क्या देते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं, कुछ पैसा देते हैं कि ठीक है आपने नहीं ली, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा। कुछ एम्प्लॉयज़ तो ऐसे होते हैं जो अपनी सर्विस जब वो काम कर रहे होते हैं तभी उसको ले लेते हैं। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो नहीं लेते हैं, वो रिटायरमेंट के टाइम पर ही लेते हैं। इन सब केसेस को आज हम इसमें पढ़ेंगे। ये किस में आता है, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10A के अंदर आता है। ओके, चलो पढ़ते हैं। कहता है कि शेड्यूल क्या है लीव इनकैशमेंट का, और फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या सिस्टम है, फॉर द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, कहता है कि शेड्यूल में क्या आता है। फर्स्ट पॉइंट शेड्यूल का क्या है, कहता है कि ड्यूरिंग द कंटिन्यू ऑफ द सर्विस जब वो कर रहा था, जब वो अपने काम में था, एम्प्लॉय था उस कंपनी का, तभी उसने अपनी जो लीव अर्न थी उसको सारा पैसा उसने एम्प्लॉयर से ले लिया, तो क्या होगा उस केस में। कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली टैक्सेबल, उसने जितनी भी अमाउंट ली वो फुली टैक्सेबल होगी, और नॉन गवर्नमेंट के लिए भी फुली टैक्सेबल होगी। कहता है कि अगर वो उस पैसे को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर रिजाइनेशन के टाइम पर लेता है, जब वो रिजाइनेशन देता है या फिर रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है इस केस में, तो जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं साहब, उनके लिए फुली एग्जाम्प्ट होती है, उनको कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है जी, उसने रिज़ाइन दिया, रिटायरमेंट हुआ, उस टाइम पर उसने अपनी कहा एम्प्लॉयर से कि मैंने जो छुट्टियां नहीं ली थी मेरे को वो पैसा चाहिए, तो वो क्या होगा, फुली एग्जाम्प्ट होगा फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं। कहता है सॉरी एक मिनट बस आ गया। कहते हैं कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपनी रिटायरमेंट के टाइम पर अपने जो लीव अर्न किया था उसने उस पैसे को लेता है, तो वो किस तरह टैक्स फ्री होगा। कहता है कि एग्जम्प्ट होगा, जो लीस्ट होगा, ये लीस्ट है इनमें से। ओके, पहला कहता है जो भी हमने अमाउंट रिसीव की, एक्चुअली में जो हमने अमाउंट रिसीव की, और कहता है कि 10 मंथ की सैलरी या एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, एवरेज सैलरी निकाली 10 मंथ की और मल्टीप्लाई में 10। ठीक है जी, और क्या होगी इसकी मैक्सिमम लिमिट जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो है 3 लाख। इनमें से जो कम होगी वो टैक्स फ्री होगी।
ओके, क्या है जो एक्चुअली में हमने रिसीव की, फिर 10 मंथ की सैलरी निकालेंगे 10 मंथ की एवरेज सैलरी के बेस पर, और फिर मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने कितनी डिसाइड की है, 3 लाख। तो क्या होगा, ये टैक्स फ्री होगा फॉर द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके शेड्यूल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कहता है कि 1 साल के लिए 30 दिन का हॉलीडे डिसाइड किया जाता है। अगर किसी ने 30 दिन से कम लिया है तो उसको लीव अर्न मिलेगा। अगर उसने 30 दिन से ज़्यादा ले लिया है तो क्या होगा, तो उसको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। कहता है कि एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन, अगर उसको टर्मिनेशन कर दिया गया है एम्प्लॉय को उसकी जॉब से, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुली टैक्सेबल और इसके केस में भी फुली टैक्सेबल। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि कंपनसेशन ऑन द रिट्रीचमेंट। ओके, क्या है कंपनसेशन ऑन रिट्रीचमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है जब कोई कंपनी, किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल इशू आते हैं या उनका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है या फिर उनके पास कुछ ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, तो वो क्या कर देती है, अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी कर देती है। ठीक है, उनको निकाल देती है या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती है, जैसे कि एक बिज़नेस से दूसरी बिज़नेस में ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10B के अंदर आता है। किसमें आता है, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10B के अंदर आता है। इसे क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑन रिट्रीचमेंट। चलो इसको पढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देना, निकाल देना, छटनी कर देना। किसी भी रीज़न के कारण फाइनेंशियल इशू हो गया, कोई भी कुछ भी रीज़न हो सकता है। कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द जॉब से या फर्म से, या ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्रीचमेंट बोलते हैं, छटनी बोलते हैं। चलिए इसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये पढ़ते हैं। कहता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फ्री अमाउंट विच इज़ लीस्ट। जो इनमें से लीस्ट होगा वो टैक्स फ्री होगा, एजम्ड होगा। ओके, कहता है कि एक्चुअल जो हमने अमाउंट रिसीव की, अगर उसने वो निकाल रहा है तो उसको कुछ कंपनसेशन भी तो देगा, एक साथ थोड़ी निकाल सकता है, उसको कुछ पैसा देता है एम्प्लॉयर। ठीक है जी, उसने जो एक्चुअल अमाउंट एम्प्लॉयर से रिसीव की, या फिर 15 डेज़ की सैलरी निकालेंगे, सैलरी ऑफ द लास्ट 3 कैलेंडर मंथ, सैलरी ऑफ लास्ट 3 कैलेंडर मंथ मल्टीप्लाई में 15 अपॉन में 92 मल्टीप्लाई में टाइम पीरियड ऑफ द सर्विस, जितने दिन उसने काम किया। ओके, और मैक्सिमम लिमिट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है वो कितनी है, 5 लाख। इसमें एक जीरो फालतू है, 5 लाख है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि सम रिसीव ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट पर कुछ अमाउंट जो है वो रिसीव किया। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है जैसे कोई गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है जी, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण है, ठीक है जी, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी संस्था है, कोई भी फर्म है, इसमें ये सब कुछ होता है। उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि किसी एम्प्लॉयज़ की एज डिसाइड की 60 एज उसकी डिसाइड की कि आप इसमें रिटायरमेंट हो जाओगे, ठीक है जी, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो जाओगे। बट वो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता क्या है, वो 60 की जगह वो चाहता है कि उसको 50 एज में ही उसको रिटायरमेंट मिल जाए, तो वो चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट बोलते हैं। और उसके जो एम्प्लॉयर होते हैं, उसकी जो फर्म होती है, उसकी जो संस्था होती है, वो क्या होती है, वो उसको कुछ पे करती है, कुछ सम देती है, ठीक है जी, जिसे हम सम रिसीव ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं। ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10C के अंदर आता है। चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। कहता है कि जो भी हमें अमाउंट मिली हो, जो भी हमें कंपनसेशन की जो भी अमाउंट मिली हो, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट के बेस पर मिली हो, ठीक है जी। कुछ रूल्स मैंने इसमें लिखे नहीं है, मैं आपको बोल कर बता दूँगी, ठीक है जी। उसकी सर्विस के, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके सर्विस के 20 ईयर जो है वो कंप्लीट हो गए हों, ठीक है जी। और कहता है कि उसको नोटिस देना पड़ेगा नॉट लेस देन 3 मंथ। ओके,
कहता है कि ये रेसिप्रोकल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करता। अगर आपने एक बार रिटायरमेंट ले ली, ठीक है जी, तो आपको दोबारा वो जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है जी, परमानेंटली रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, रेसिप्रोकल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आपने आज तो दे दिया, दोबारा उस जॉब पर आपको नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी, और फ्यूचर में भी आपको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा ये छूट नहीं मिलेंगी जो आपने आज ले ली है। कहता है कि नॉट फॉलो ऑन द कंपनी डायरेक्टर्स पर फॉलो नहीं होता है। ओके, चलिए और पढ़ते हैं। और इसने कहा है कि उसकी जो एज है ना वो 40 ईयर हो चुकी हो। ठीक है, 40 साल का वो हो चुका हो और उसने अपनी ईयर के सर्विस के 20 ईयर कंप्लीट कर लिए हों। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि किस तरह ये टैक्स फ्री होती है। इसमें से जो लीस्ट होगा ना वो टैक्स फ्री होगा। क्या होगा? टैक्स फ्री होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि एक्चुअल अमाउंट जो कंपनसेशन की हमने रिसीव की, सपोज करो कोई एम्प्लॉय था जिसका नाम है ए एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम करता है, उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। उसकी एज थी 60 ईयर में वो रिटायरमेंट होना था, बट उसने कौन सी एज में रिटायरमेंट ले ली? 50 ईयर की में वो रिटायरमेंट ले ली। उस टाइम उसके एम्प्लॉयर ने उसको कंपनसेशन दिया 7,50,000। ओके, सैलरी ऑफ द 3 मंथ ऑफ, कहता है फिर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सैलरी ऑफ 3 मंथ ऑन ईच कंप्लीट ईयर पर 3 मंथ की सैलरी निकालेंगे। कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ द सर्विस, जितने दिन उसने काम किया, और 3 मंथ, कितने मंथ उसने काम, उसने काम किया 30 साल। ठीक है जी, कितने साल किया? 30 साल किया। 30 साल की एज तो उसकी 50 थी। ठीक है, 60 की एज में वो रिटायर होना था, बट उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया 50 की एज में ही, और उसको काम करते करते कितने हो गए थे? 30 साल हो गए थे। तो टाइम पीरियड कितना था? 30 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू 90 आ गया। फिर कहता है सैलरी उस टाइम कितनी थी उसकी? 10,000 उसकी बेसिक सैलरी थी और 2500 का उसे डीए मिलता था। सैलरी हो गई 12,500। ओके, 12,500 मल्टीप्लाई में 90 इक्वल टू हो गई 1,00,000, सैलरी हो गई कितनी? 11,25,000। ओके, फिर पढ़ते हैं। कहता है कि फिर आगे क्या करेगा ये? एक तो ये वाला पॉइंट हो गया कि उसने एक्चुअल में जितना रिसीव किया, फिर 3 मंथ की सैलरी निकालेंगे ऑन द कंप्लीट ईयर के बेस पर। फिर क्या करेगा? 3 पॉइंट कहता है कि जो रिमेनिंग पीरियड रह गया ना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पीरियड रह गया? 60 में वो रिटायर होना था, उसने 50 में ही ले ली रिटायरमेंट, तो 10 साल रिमेनिंग रह गए। और इसके जितने टाइम वो उसकी रह रहा था, 10 ईयर मल्टीप्लाई में 12 मंथ। ओके, 1 साल के बेस पर, और मल्टीप्लाई में सैलरी, क्या? 10 ईयर मल्टीप्लाई में 12 मंथ की 1 साल के बेस पर मल्टीप्लाई में जितनी सैलरी थी। ठीक है जी, तो ये आ गया 15 लाख। ओके, और मैक्सिमम लिमिट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है वो कितनी है? 5 लाख। अब इसमें से लीस्ट कौन सा है? ठीक है जी, ये वाला लीस्ट है, या फिर ये वाला लीस्ट है, या फिर ये वाला लीस्ट है। ठीक है जी, कौन सा लीस्ट है इसमें से? सबसे कम तो इसमें 5 है मैक्सिमम लिमिट। तो हमारा जो एक्चुअल में हमने जो रिसीव किया था माइनस में 5 लाख, तो जो 5 लाख है वो टैक्स फ्री रहेगा, और जो रिमेनिंग 2.5 लाख बच गया वो क्या होगा? वो टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, क्या होगा? टैक्सेबल होगा 2.5 लाख। ओके, आया कुछ समझ? ओके, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच। सेफ रहें, घर रहें, मास्क लगा कर रखें। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।